अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करते हैं कौमी आमदनी का तवाज़न। और ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही। नेशनल इनकम जो होती है किसी भी कंट्री की, उसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है ना। इस टॉपिक में हम देखेंगे वो कौन सा होता है, ठीक है। वो कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कौमी आमदनी जो होती है वो अपनी तवाज़न हालत में होती है, बैलेंस हालत में होती है, ठीक है। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मैं छोटा सा एक जो है वो चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो इनकम होती है ना, जिसको हम वाई से शो करते हैं, ये हमारी वाई इकनॉमिक्स में वाई हम आमदनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आई भी यूज़ करते हैं लेकिन वाई हम कौमी आमदनी के लिए यूज़ करते हैं। ये जो होती है इसके दो हिस्से होते हैं। हम अपनी आमदनी में से कंजम्पशन करते हैं, खर्च करते हैं पैसे, जिसको सी कहते हैं। और दूसरा, हम अपनी आमदनी में से कुछ पैसे बचाते भी हैं। मीन्स कि हमारी आमदनी के जो है ना वो बेसिकली दो हिस्से होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा हम खर्च करते हैं और एक हिस्सा हम बचा लेते हैं। जब सी को और एस को जमा करेंगे तो हमारी आमदनी टोटल निकल आती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, ठीक है, अगर वो 7 रुपये खर्च करता है और 3 रुपये अगर वो बचा लेता है तो उसकी जो आमदनी होगी वो होगी 10। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो दोनों साइड्स इक्वल हैं इस टाइम, ठीक है ना। वाई वाली साइड 10 जो है वो दूसरी साइड इक्वल के दूसरी साइड पे 7 + 3 वो भी 10 होता है। तो बोथ साइड्स अब इक्वल हो जाए ना तो हम कह सकते हैं हमारी कौमी आमदनी तवाज़न में है, ठीक है। इसी इक्वेशंस को हमने लेके चलना है आगे। अब इसको हम कहते हैं दो शोबी मईशत, मतलब कि 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है ना। हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो इक्वेशन बनती है कौमी आमदनी की, वो दो शोबी इक्वेशन ये वाली होती है, y = C + S, ठीक है। केन्स जो था ना, केन्स एक मईशतदान था, ठीक है ना, लॉर्ड केन्स। उसने एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट दिया था कि शॉर्ट रन के अंदर, ठीक है, हमारी इकोनॉमी या हमारी मईशत के अंदर जब दो शोबे हों तो कौमी आमदनी का तवाज़न हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 3 शोबे हों या 4 शोबे हों, या आपका इस लेवल पे नहीं है, वो अगले लेवल पे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, ठीक है ना। तो लेकिन ये फ़िलहाल 2 सेक्टर है यहाँ पे, आपकी जो दो शोबी मईशत है उसकी इक्वेशन ये है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब केन्स कहता था कि ये जो हमारी इक्वेशन होती है ना, y = C + S, इस इक्वेशन में एक चेंज आ जाता है बाद में। मतलब कहता है कि लोग जो पैसे आमदनी में से सी खर्च तो हो ही जाते हैं, लेकिन जो लोग बचाते हैं ना, जो सेविंग में अपनी जो सेविंग करते हैं, वो सेविंग ना बाद में जाके लोग उसको सरमायाकारी में तब्दील कर देते हैं, वो एस हमारी आई बन जाती है। ये केन्स का पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट था, मईशतदान, कि हम अपनी सारी की सारी बचतों को सरमायाकारी में लगा देते हैं। जो पैसे खर्च करने हैं वो तो करने ही करने हैं, लेकिन उसके अलावा जो हम सेव करते हैं वो इसलिए सेव करते हैं क्योंकि हमने कल को उससे कोई कारोबार करना होता है, इसलिए हम सेव करते हैं। ये था केन्स का पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारी जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है उसमें C + S भी हो सकता है, C + I भी हो सकता है, ठीक है। ये भी 2 सेक्टर इकोनॉमी की इक्वेशन है, दो शोबी मईशत की, ये भी दो शोबी मईशत की है। इस इक्वेशन से ही ये इक्वेशन बनी है, ठीक है, C + I वाली। मेन हमारी यही इक्वेशन है C + S। तो S बाद में I में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बन जाती है C + I। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। वो कहता है कि दो शोबी मईशत में कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह से मुराद वो सतह होती है जिस पर मुल्क की मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है। एक तो उसने ये पॉइंट दिया है। तो मजमूई तलब और मजमूई रसद को समझने के लिए हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इन इक्वेशंस में से हमारी जो ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन है, ये हमारी इसमें ये जो C + S है, ठीक है, और C + I है, जब हम इन दोनों को मीन्स के इन दोनों इक्वेशंस को हम जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी हमारे सामने। मीन्स कि हम इक्वेशन 1 और 2 को जब इक्वल करेंगे ना तो C + S जो है वो इक्वल हो जाएगी C + I के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जो C + S होती है ये हमारी मजमूई रसद होती है, एग्रीगेट सप्लाई,
और जो C+I होती है ये हमारी मजमूई तलब होती है। तो हम ये देखते हैं कि जब किसी भी इकॉनमी में ये जो हमारी मजमूई रसद और मजमूई तलब एक दूसरे के इक्वल होती है तो कौमी आमदनी उस वक्त तवाज़न में होती है। ठीक है, कौमी आमदनी अपने बैलेंस लेवल पे होती है कि मतलब जितनी भी हमारी सप्लाई हो और वो टोटल एग्रीगेट सप्लाई जो इकॉनमी की होती है और वो जब टोटल एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं हमारा जो कौमी आमदनी है, नेशनल इनकम है, वो इक्विलिब्रियम में आ चुका हुआ है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इसके अकॉर्डिंगली भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो इस वक्त तवाज़न में है या नहीं। और जो सेकंड उसने मेथड हमें दिया हुआ है वो कहता है कि बचत और सरमायाकारी का तरीका। इस तरीके में ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी सेविंग्स होती हैं, हमारी बचतें होती हैं, वो सारी की सारी सरमायाकारी के इक्वल होनी है। ठीक है ना, इक्वल होनी चाहिए और इक्वल होती हैं। ठीक है, वो किस तरह से हम निकालते हैं, इन्हीं इक्वेशंस में से, ये जो ऊपर हमने मेथड किया था इसी मेथड से ये सेकंड मेथड बना है। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखें तो C कॉमन है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में से जो इनका जब डिफरेंस लेंगे ना हम दोनों का, तो उसमें से C चूँकि कॉमन है तो C कैंसिल हो जाएगा और बाकी की जो हमारे पास बचेगी वो बचेगी S और इज़ इक्वल्स टू I। C आपस में कैंसिल हो जाएगी। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो C कैंसिल होने के बाद आप S और I बच जाएगा। और यहाँ से हमें ये साबित हो रहा है कि सेविंग्स इज़ इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी मैंने बताया था कि हम बचत इसीलिए करते हैं क्योंकि कल को उनको इन्वेस्टमेंट में तब्दील करना होता है। तो हमारी SI इक्वल होती है, जितनी रकम हमारी S की होती है उतनी ही हमने I में उसको लगाना होता है, इन्वेस्टमेंट में हमने उस रकम को लगाना होता है। तो हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी जब इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि कौमी आमदनी तवाज़ुन में है। तो दो तरह से तवाज़ुन देखा जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा मेन मेथड है मजमूई तलब और मजमूई रसद, एक फ़र्स्ट ये वाला है और सेकंड इन्हीं की इक्वेशंस को इस्तेमाल करके हम ये दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं जो दूसरा मेथड है जिसमें बचत और सरमायाकारी एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब इन्हीं दो मेथड्स को मज़ीद डिटेल में समझने के लिए, ठीक है ना, आपके सामने नीचे ये एक टेबल दिया हुआ उसने, इस टेबल को आप गौर से देखें। ठीक है, इंतहाई आसान टेबल है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। वो किस तरह से आसान है, वो इस तरह से है कि इसके पहले तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया, पहले कॉलम में कौमी आमदनी की वैल्यूज़ ली हैं, दूसरे में हमारी सर्फ की, तीसरे में बचत निकाला हुआ उसने, फिर सरमायाकारी ली हुई है, फिर मजमूई तलब ली हुई है और मजमूई रसद ली हुई है। अब ये वैल्यूज़ कैसे ली हैं उसने, तो ये उसने अपने पास से एज्यूम की हैं। ठीक है, उसने हमें समझाया है कि जब भी किसी इकोनॉमी में आमदनी ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना, किसी शख्स के पास अगर उसकी इनकम ज़ीरो है या पूरी कौम के पास आमदनी ज़ीरो है, ठीक है, तो पूरी कौम भूखे तो नहीं ना रहेगी, वो फिर भी कुछ ना कुछ तो खर्च करेगी ही ना। ठीक है, वो खर्च कहाँ से करेगी, वो अपनी या तो पुरानी सेविंग्स को निकाल के उसको यूज़ करेगी या वो किसी से लोन लेगी। ठीक है, वो इकोनॉमी, या वो अपना कोई एसेट बेचेगी। ठीक है ना, जिसको बेच के वो अपनी जो है वो खर्चा करेगी, अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी की पूरी बेसिक नीड्स पूरी करेगी। तो इनकम ज़ीरो होने के बावजूद भी सर्फ कभी भी ज़ीरो नहीं होता, आपने ये पॉइंट अपने ज़हन में रखना है। और जब इनकम ज़ीरो होती है और हम सर्फ कर रहे हो ना, तो उस वक्त हमारी जो बचत होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, हमारी सेविंग्स जो है वो, इसका मतलब है नेगेटिव है, हमारी सेविंग्स बिल्कुल नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो अब ये सेविंग्स का ये फॉर्मूला दिया हुआ उसने, y में से C माइनस करेंगे तो आपका S निकल आएगा। ये y है ज़ीरो, ज़ीरो में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -20। इस तरह जब हमारी इनकम बढ़ी 50 हुई तो आपको पता है इनकम के बढ़ने से सर्फ में भी इजाफा होता है। ठीक है, तो सर्फ पहले 20 था, अब हो गया 60। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो आमदनी से ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं। तो जब भी आमदनी से ज़्यादा खर्च करेंगे हमारी बचत उस वक्त हमेशा मनफी आएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी आपको आ सकते हो, आपके जनरल नॉलेज के लिए ये बहुत अहम पॉइंट है। जब भी आपकी आमदनी से ज़्यादा आपका खर्चा होता है तो आपकी सेविंग हमेशा नेगेटिव आती हैं, और आप इस फॉर्मूले के तहत भी मैथमेटिकली भी नेगेटिव आएंगी। तो 50 में से 60 माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा -10। फिर इनकम मज़ीद बढ़ी, अच्छा इनकम में जो इजाफा हो रहा है वो 50-50 का हो रहा है। ठीक है, इसमें इजाफा सेम लेके आ रहा है, वो 50-50 का लेके आ रहा है। इधर जब इनकम 50 बढ़ी तो हमारा जो कंजम्पशन था वो अब हो गया 100, इनकम के बराबर हो गया। जितने एक शख्स की आमदनी है उतना ही उसने खर्च कर दिया, तो उसकी सेविंग यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, सेविंग यहाँ पे ज़ीरो शो हो रही है। 100 में से 100 माइनस करेंगे तो आपका S ज़ीरो आ जाएगा, y माइनस C, 100 माइनस 100 इज इक्वल टू ज़ीरो। मज़ीद आमदनी बढ़ी 50, मज़ीद उसके जो खर्च में इजाफा हुआ है, अब उसकी आमदनी ज़्यादा है और खर्च कम है। ठीक है, उसने अपनी आमदनी में से 140 रुपये खर्च कर लिए और बाकी 10 बचा लिए हैं, ये उसकी सेविंग्स हैं, पॉजिटिव है।
जो उसने सेव कर ली। यहाँ पे सेविंग ज़ीरो थी और ऊपर सेविंग नेगेटिव थी। मीन्स के नेगेटिव सेविंग का मतलब यही होता है कि हम पैसे किसी से पकड़ के, ठीक है, उधार लेके, लोन लेके अपना खर्चा पूरा कर रहे हैं, या कोई अपना एसेट बेच के जो है ना वो खर्चा पूरा कर रहे हैं, जब सेविंग नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे सेविंग 10 होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह फिर मज़ीद इनकम बढ़ी 200 हुई, मज़ीद हमारे सर्फ में इजाफा हुआ तो मज़ीद सेविंग बढ़ती गई। तो एक ऐसा लेवल आता है इनकम का कि जब हमारी सेविंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और हमारा जो सर्फ है वो तो बढ़ता ही रहता है, ठीक है, और फिर सेविंग भी बढ़ना शुरू हो जाती है और इनकम भी बढ़ रही है। तो इनकम और सर्फ का और इनकम और सेविंग का हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। हमने पीछे भी पढ़ा है, आमदनी बढ़ेगी तो सर्फ भी बढ़ता है, आमदनी बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम जो है ना आमदनी और बचत और सर्फ में पॉजिटिव रिलेशन देखते हैं। एनीवेज, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बचत जो है ना, पहले बचत में जो इजाफा हुआ वो हुआ 40 का, फिर आगे फिर 40 का, फिर 40 का। तो जो सर्फ में इजाफा हो रहा है वो 40 का हो रहा है, ठीक है। और इधर जो इनकम में उसने इजाफा लिया था वो 50 का लिया था। बस ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। वैल्यूज़ आप कोई भी ले लें, आप चाहें तो आप इनकम में जो है वो 40 का इंक्रीज़ कर लें या पे 30 का कर लें। इनकम में अगर आपका दिल कर रहा है तो 20 का इंक्रीज़ कर लें। सर्फ में आप 10 का इंक्रीज़ कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। बस ये दो कॉलम्स अगर आपको आ गए तो आपके सारे बन जाएंगे, ठीक है। इन दो की मदद से एस बन गया हमारा। ये 3 कॉलम्स हमारे क्लियर हो गए। से इनकम में से जब कंजम्पशन माइनस करते हैं तो हमारी सेविंग निकल आती है इस फॉर्मूले के तहत, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए बचत निकालने का। तो ये वैल्यूज़ याद करनी नहीं पड़ेंगी, आप इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके सेविंग निकाल लेंगे। सरमायाकारी उसने यहाँ पे आई लिया हुआ है। आई ये वो वाला सरमायाकारी लिया है जो खुद इख्तियार है। हमने पीछे पढ़ा था खुद इख्तियार सरमायाकारी ऐसी होती है जो फिक्स रहती है, जिसमें चेंज नहीं आता, ठीक है, जिसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। वो उसने यहाँ पे खुद एज्यूम किया 20। ओके हो गया। वो आप भी एज्यूम करेंगे। वो आपने देखना है कि सेविंग में कोई भी ऐसी पॉजिटिव वैल्यू उसके इक्वल आप अपनी इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। उसने 20 की इक्वल की हुई है, आप 30 की इक्वल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 30 भी ले सकते हैं। तो वो 30 और 30, हमें एक इक्वल पॉइंट चाहिए होता है जिसमें हमने एस और आई को इक्वल करके दिखाना होता है। तो आई हमने वो लेनी है जो एस की पॉजिटिव वैल्यूज़ के अंदर में से कोई एक वैल्यू हो, ठीक हो गया डी स्टूडेंट्स। तो उसने यहाँ पे 20 लिया हुआ है क्योंकि एस में भी 20 आ रहा है। तो ये हमारा आई का कॉलम हो गया। 1 2 3 4 कॉलम क्लियर हो गए। उसके बाद आ जाता है मजमूई तलब। मजमूई तलब का फॉर्मूला है सी और आई को जमा कर देना आपने। ये सी है, ये आई है, तो 20 और 20 को जमा करेंगे तो आ जाएगा 40। इसी तरह 180 और 20 को जमा करेंगे तो आ जाएगा 200, ठीक है। तो सी और आई को प्लस करते जाएंगे तो आपका मजमूई तलब का ये कॉलम बन जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। और लास्ट कॉलम है मजमूई रसद का। इसमें किसको जमा करना है, सी और एस को, ठीक है। ये सी है और ये एस है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि -20 + 20 ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 0। फिर -10 + 60 50 आंसर आ जाएगा। इसी तरह सी और एस को जमा करेंगे तो सी + एस हमारा मजमूई रसद ये निकलता आएगा। तो ये जब टेबल कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, उसके बाद आपने ये जो ऊपर 2 मेथड पढ़े हैं, मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका और बचत और सरमायाकारी का तरीका, आपने इन दोनों को इस टेबल के अंदर दिखा देना है किस तरह से, जैसे इसने दिखाया है। आपको पता है मजमूई तलब होती है सी + आई, मजमूई रसद होती है सी + एस। ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा फर्स्ट मेथड के लिहाज से, जो हमारा पहला मेथड है जिसमें मजमूई तलब और मजमूई रसद बराबर होनी चाहिए, तो ये वाला जो मेथड, पहला मेथड, वो इस पॉइंट पे पूरा हो रहा है। इस पॉइंट पे हमारी जो मजमूई तलब और मजमूई रसद बराबर है, तो लिहाजा ये कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह है, ठीक है। दूसरे मेथड को अगर हम देखें तो उसमें आई और एस एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तो वो यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड है जिसमें बता रहा है कि बचत हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती है एस और आई, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, इस टेबल के अंदर। तो कौमी आमदनी जो है वो उसकी तवाज़नी सतह यहाँ पे बनेगी 200, कि 200 जो है वो आमदनी की ऐसी सतह है जिसके ऊपर बचत और सरमायाकारी भी बराबर हो रही हैं और मजमूई तलब और मजमूई रसद भी बराबर हो रही हैं, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो 0 50 100 और 150 तवाज़नी सतह नहीं है। उसी तरह 250 और 300 भी तवाज़नी सतह नहीं है। तवाज़नी सतह सिर्फ एक होती है, बैलेंसिंग पॉइंट सिर्फ एक होता है जिसमें दो जो है ना चीज़ें एक दूसरे के बराबर हों, तो वो एक ही पॉइंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। तो लिहाजा इस टेबल के अंदर वो पॉइंट ये वाला है जहाँ पे आपकी आमदनी 200 है, ठीक हो गया। और बचत और सरमायाकारी भी यहाँ पे इक्वल हैं और आपकी तलब और रसद भी एक दूसरे के इक्वल है। तो दोनों मेथड हमारे इस टेबल के अंदर कैलकुलेशन करने के बाद भी हमें पता चल रहा है कि कौमी आमदनी का तवाज़न कहाँ पे आ रहा है।
इस टेबल के बाद हम इसकी एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन जब आता है तो वो आपको कहता है कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करें, ठीक है, या कौमी आमदनी के तवाज़ुन को एक्सप्लेन करें, ठीक है, या वो पूछेगा कि व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम जो है वो पॉइंट ऑफ नेशनल इनकम। तो वो उसमें ये नहीं कहता कि आप ये मेथड यूज़ करो या ये यूज़ करो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों मेथड में से कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। उसने फ़िलहाल इस टेबल में दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं आपकी आसानी के लिए। अब आपने चॉइस कर लेना जो आपको ईजी लगता है, आपने वो मेथड इसमें बता देना है। तो डायग्राम जो है वो मैं इस मेथड की बनाऊंगा, सेकंड मेथड की, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इक्वल करके डायग्रामेटिकली इन वैल्यूज़ को यूज़ करके जो है हम जो है वो ग्राफ में भी बता देते हैं कि ये पॉइंट है जिसमें कौमी आमदनी तवाज़ुन में आती है। तो चलते हैं नोटबुक पे, इस ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो कौमी आमदनी का तवाज़ुन या नेशनल इनकम का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको ड्रॉ करने के लिए हम जो है ये ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसमें वाई एक्सिस पे हमने अपनी सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ यहाँ पे लेनी है जो अभी टेबल में देखी हैं, और एक्स एक्सिस पे हम अपनी कौमी आमदनी वाई की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो बुक पे जो है वो आपकी वैल्यूज़ ये दी गई हैं और मैं वो वैल्यूज़ देख के यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो वाई की जो वैल्यूज़ हैं 0 से स्टार्ट होके 0 के बाद 50, फिर 100, फिर 150, इनमें 50-50 का डिफरेंस है, एक जैसा डिफरेंस होना चाहिए आपका भी, ठीक है, अगर आप इनके अलावा कोई वैल्यू लेते हो तो। फिर 200 के बाद 250, 300 और फिर 350। इक्वल इंटरवल और इक्वल ही गैप होना चाहिए इनके दरमियान। ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं आपने स्केल से जो है वो देख के मेजर करके इक्वल लेने हैं। और इधर हमारी सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूज़ है, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको तो पता है, वो तो यहाँ पे ये फ़िक्स है, आई जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट ली गई है और वो हमारी यहाँ पे 20 है, ठीक है। और जो सेविंग्स हैं वो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो मैं सेविंग के लिहाज से यहाँ पे लिखूँगा तो उसमें आई की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली वो हम 20 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो सेविंग हमारी जो है वो 0, और फिर यहाँ पे मैं वैसे तो 10-10 का डिफरेंस ले रहा हूँ। फिर उस लिहाज से हम देखते हैं कि हमारी सेविंग कितनी जो है वो आमदनी पे कितनी होती है, 40-50, ठीक है, एंड 60, और नीचे -10 और -20, क्योंकि हमारी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव भी हमारी टेबल के अंदर दो वैल्यूज़ हैं जो नेगेटिव में भी हैं, ठीक है, -10 और -20 की। अब हम जो है वो ये कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व ड्रॉ करने का मतलब पहले हम सेविंग कर्व बनाते हैं, ठीक है। वो किस तरह बनाएंगे, अब टेबल में आप देखेंगे, मैं आपको बुक पे दिखाता हूँ। पहले ये बुक देखें, इसमें आप देखेंगे कि आपकी जहाँ पे y0 है ना, वहाँ पे आपकी s-20 है। तो आपने फर्स्ट पॉइंट इन दो वैल्यूज़ के सामने लेना है कॉम्बिनेशन। फिर जहाँ पे आपकी y50 थी, s हमारी -10 थी। तो ये मैं पॉइंट्स यहाँ पे लगाता जाता हूँ तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने बुक अपने सामने रखनी है, मैंने भी अपने सामने रखी है, लेकिन आपको यहाँ पे फ़िलहाल नज़र नहीं आएगी, आपको जस्ट ग्राफ नज़र आएगा। तो 0 और हमारा जो फर्स्ट था सेविंग्स का 0 और इधर से -20, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आता है बिल्कुल 20 के सामने और इधर से 0 के सामने, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो सेविंग्स का हमारे पास है वो 50 पे थी, -10, तो इधर से 50 के सामने और इधर से -10 के सामने, ये सेकंड आपका कॉम्बिनेशन है। थर्ड पे जब सेविंग हमारी जब इनकम हमारी 100 हो गई थी तो सेविंग हमारी 0 हो गई थी, ये आपने टेबल में देखा है। फिर जब हमारी इनकम बढ़ी तो सेविंग हमारी हो गई 10। फिर हमारी जब इनकम बढ़ी 200 हुई तो हमारी सेविंग जो थी वो होगी 20। इसी तरह इनकम बढ़ती गई तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ती गई, 20 के बाद 30, और 300 जब हमारी इनकम हुई तो उसके बाद हम उस पर हमारी सेविंग्स होगी 40। तो ये हमारी सेविंग्स की वैल्यू है, सारी वैल्यूज़ हम अब इनको हम मिला देंगे। तो जब हम इस कर्व को मिलाएंगे इस तरह से, आपने स्केल से मिलाना है, इस तरह से हाथ से नहीं, आपने डायरेक्ट, वो तो मैं यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ रफ सी, लेकिन आपने इसको मज़ीद नीट करके बनाना है। तो ये जो हमारा कर्व है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेविंग्स का कर्व है, ठीक है। इसके सामने आपने एस लिख देना है, बचत लिख देनी है, या एस लिख देना है, या सेविंग्स कर्व लिख देना है, ठीक है। जो कि ये पोर्शन नेगेटिव पोर्शन शो कर रहा है, ये हमारे एक्स एक्सिस के नीचे वाला ये नेगेटिव सेविंग्स है और ये पॉजिटिव सेविंग्स है। तो सेविंग्स को हमारे पास आ गया। अब हमारे पास हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट कर्व आई, क्योंकि हमने एस को आई की इक्वल करना है और डायग्राम में
इक्वल करने के लिए हमें वो कर्व भी बनाना पड़ता है, वो लाइन भी हमें खींचनी पड़ती है। अब आई चूँकि 20 है, हर पॉइंट पे 20 है, तो आई जो थी वो 0 पे भी हमारी 20 थी, ठीक है। 50 पे भी अगर हम देखें तो आई हमारी 20 थी। इसी तरह 100 पे भी हमारी जो आई की वैल्यू थी वो 20 थी। 150 पे भी 20 है, 200 पे भी 20 है, इसी तरह 250 पे भी 20 है। तो आई की जो 300 पे भी 20 है, जो वैल्यू है वो 20 ही रही है थ्रू आउट द टेबल, क्योंकि आई उसने लिए खुद इख्तियार सरमाया करी जो कि कांस्टेंट रहती है। तो आई का कर्व हम जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वो इस तरह का बनेगा। इसके सामने हम आई लिख देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर डैश लगा देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये वैल्यूज़ जो है वो फ़िक्स हैं, 20 है, और हर आमदनी के लेवल पे हमारी सरमायाकारी जो है वो फ़िक्स है, जबकि बचत हमारी बढ़ रही है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल मुतवाज़ी होती है, ये लाइन एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व होती है, आई कर्व। अब हमने इस डायग्राम में वो जो तवाज़नी सतह है बस वो यहाँ पे बतानी है क्या है। और डायग्राम में तवाज़न उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे दो कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। ये पॉइंट ऐसा है, पॉइंट ई, ठीक है, जिस पे ये दोनों कर्व्स एस और आई एक दूसरे को कट कर रही हैं, और इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ई मैंने इसीलिए लिखा है ई फॉर इक्विलिब्रियम। हमारे एक सर थे, वो बड़े फ़नी अंदाज में कहते होते थे कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो कर्व्स एक दूसरे को किस करती हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट जो होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट ई है, यहाँ पे सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को किस कर रही हैं, तो लिहाजा इसके सामने वाली ये जो आपकी इनकम है, ये आपकी 200, जिसको मैं वाई ई लिख देता हूँ, ये हमारा कौमी आमदनी का तवाज़न है, ठीक है, तवाज़नी सतह है, और ये हमारा तवाज़नी पॉइंट है। और ये जो आपका एरिया है ये वाला एस और आई के दरमियान, ठीक है, यहाँ पे हमारी सेविंग्स ज़्यादा हैं और इन्वेस्टमेंट हमारी कम है। और जो अगर हम इस पॉइंट से पीछे देखें तो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग्स कम है। बस ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिसमें आपने लिख देने हैं, उस टेबल के नीचे ये डायग्राम ड्रॉ कर देनी है और आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन भी आपने अपने वर्ड्स में कर देना है, जो भी आपने डायग्राम में किया है वो सारे का सारा आपने नीचे लिख देना है मेथड के, मैंने इसमें क्या क्या किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, छोटा सा, बल्कि लंबा हो गया वैसे आज तो। इसमें हमने कौमी आमदनी का तवाज़न देखा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, डायग्राम को खुद बनाइएगा अपने हाथ से 2-3 दफ़ा, ठीक है। टेबल और डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपने जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बाकी डेफिनेशन तो वो तो है, आप कर ही लेते हैं, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और एक नए लेक्चर, एक नए जो है वो दिन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।